गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलो लास्ट की क्लासेस में हमने यहाँ तक कर लिया था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हमने देख ली थी, उसके टाइप्स को हमने पढ़ा था। आज स्टार्ट करेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद इसी को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने क्या क्या मैंडेट दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है ना कि हमें बेसिकली क्या करना है कि जो भी आपके ऐसे सेक्शन है जिनको बहुत रिक्वायरमेंट है पैसों की, जो इंक्लूड नहीं हो पाते हैं आपके पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस में, वहां पे उन्हें हमें इंक्लूड करना है फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू, है ना, पेंशन के थ्रू, इंश्योरेंस फैसिलिटीज के थ्रू, सेविंग्स के थ्रू, यानी कि पूरे फाइनेंशियल मैकेनिज्म में, पूरे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में प्लीज इंक्लूड दोज जो कि आपकी सोसाइटी के डेवलपमेंट के उस सीढ़ी में सबसे नीचे आते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? बेसिकली एक ऐसा सेगमेंट है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जहां पे आप अपने अंडर रिजर्व्ड या अनसर्व्ड कैटेगरी ऑफ द पॉपुलेशन को सर्व करना चाहते हैं, उनको सर्विसेज देना चाहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ जोड़ना चाहते हैं। उसमें कौन आ सकते हैं? आपके लो इनकम ग्रुप्स के लोग आ सकते हैं, आपके बहुत माइनॉरिटी आ सकती है जो कि बहुत डेवलपमेंट के उस पाथ पे आगे नहीं है, आपका रूरल पॉपुलेशन आ सकता है। तो ये सबको अगर आप इंक्लूड करते हो अपने उस पूरे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में थ्रू डिफरेंट सेक्शन, थ्रू डिफरेंट सर्विसेज लाइक रेमिटेंस हो गया, पेंशन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, ये सारी चीजों की माइक्रो फाइनेंस हो गया, तो उसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से जानते हैं, है ना। अब इससे क्या, अब ये जरूरी क्यों है? पहली बात तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक फाइनेंशियली लोग इंक्लूड नहीं होंगे, उनके पास लोन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, वो अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर सकते, बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, एजुकेशन के लिए पढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, हेल्थ फैसिलिटीज वो अचीव नहीं कर सकते। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये इनडायरेक्टली आपके हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे लिंक्ड है। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। अब अगर आप इस फॉर्मल फाइनेंस में लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे तो जॉब भी क्रिएट हो जाएगी, अभी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो, आप इकोनॉमी को और बेहतर बना सकते हो। इसलिए इसका एक बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। और यही रीजन है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उसमें भी बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं, जैसे जीरो हंगर हो गया, या फिर पॉवर्टी वाला सेक्शन हो गया, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का बात होता है, सैनिटेशन का बात होता है। ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन से कहीं ना कहीं तो लिंक है, राइट। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भारत ने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की जर्नी करी है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसने फाइनेंशियल इंक्लूजन की जर्नी को और आगे बढ़ाया है। 1956 में हमने पहली बार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज किया। क्यों नेशनलाइज किया? ताकि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो रूरल सेक्शन को टारगेट नहीं कर रही, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में अपना डोमिनेंस दिखाती है, उनके लोगों को इंश्योर करती है, क्यों ना इसे हम उन तबकों में भी लेके जाए जहां पे लोग अंडर सर्व्ड है, जहां पे इनकी सर्विसेज नहीं मिलती है। इसलिए हमने इन्हें राष्ट्रीयकृत कर दिया, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके चलते ये अब गवर्नमेंट के अंदर आ गए, जिनका मेन प्रॉफिट क्या हो गया? टू कॉपरेट, टू सर्व द पीपल, जो सही में उनको, जिनको नीड है। फिर हमने 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। 1980 में फिर से हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। क्यों? इसका क्यों रीजन क्या था? इसका रीजन यही था, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये चीजें लाना। हमने रीजनल रूरल बैंक्स की एस्टैब्लिशमेंट करी 1975 में। हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करी। उसका मतलब क्या था? हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा उन सेक्टर्स को जिनको सही में बहुत रिक्वायरमेंट है। हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया, है ना। हमने प्रधानमंत्री, याद है आपको वो जो जनधन अकाउंट खोला जा रहा था, JDY, ये क्यों खोला गया? एक जीरो बैलेंस अकाउंट क्यों खुलवाया गया? ताकि लोग कम से कम अकाउंट तो खोले, बैंकों के उस मेन स्ट्रीम फंक्शनिंग के अंदर तो आए, जिसके चलते अगर लोन की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, ये सब के सब चीजें उनको दी जा सके, ताकि उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, है ना। तो लगभग अगर देखा जाए तो जनधन योजना, मेरे हिसाब से जनधन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम रही, जिसने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेन स्ट्रीम करा और काफी बूस्टअप किया है ना। अगर आप ये बात को समझने की कोशिश कर पाओ कि यार देखो, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ था तो लोगों के पास अकाउंट नहीं होते, लोगों के पास अगर अकाउंट नहीं होते
तो उनको कोई भी बेनिफिट डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, या फिर क्राइसिस के टाइम अगर मान लो कि जैसे कोविड क्राइसिस आया, जस्ट इमेजिन दिस थॉट प्रोसेस कि कितना विजनरी थॉट प्रोसेस रहा होगा कि अगर वो कोविड का टाइम आया जहां पे लोगों को सही में लोगों के घर बनते, ऑफिसेस बनती, सड़कें बनती, उस केस में द पीपल वर इन नीड ऑफ मनी, तो गवर्नमेंट ने के पास क्या रास्ता था? क्या वो उसको ऑफलाइन बेसिस पर ट्रांजैक्ट कर सकती थी? नहीं, क्योंकि हमारे पास चांसेस थे बहुत, ये एक चांसेस था कि शायद इससे स्प्रेड हो जाए। तो हमारे पास अकाउंट है, लोगों के पास पैसा था। अगर ये जनधन अकाउंट नहीं हुआ करता या नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ या जो मनी का ट्रांसफर हुआ डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, ये पॉसिबल हो पाता? नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव था, बहुत ही विजनरी इनिशिएटिव था, जिसके चलते भारत ने एक बहुत ही क्राइसिस वाले फेज को भी हैंडल किया। इसी अकाउंट के बाद आपको पता है, इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली प्रोग्राम्स लॉन्च करी, जहां पे डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है आपके अकाउंट में चला जाता है, यानी कि इंटरमीडियरी का रोल खत्म हो गया। जस्ट इमेजिन कि ये एक आपकी वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पूरे प्रोसेस के जो लेक्यूना है, जो उनके दरारें हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उसको टारगेट कर रहा है। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है करप्शन को कम करने के लिए। अगर लोग ही इन्वॉल्व नहीं है, करप्शन का मेन मकसद क्या है? जहां पे भी ऑफलाइन मीटअप होगा, जहां पे भी अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, या फिर जहां पे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वहां पे करप्शन का चांसेस होता है। जहां पे इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होती है, वहां पे करप्शन का चांसेस बहुत होता है। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इंटरमीडिएट को बीच से हटा दिया। और जहां जहां इंटरमीडिएट का बहुत बड़ा रोल था, वहां आप देखिएगा कि वहां पे जैसे जैसे अकाउंट मेन स्ट्रीम हुई, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है, जैसे जैसे लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, वहां पे करप्शन का लेवल बहुत हद तक कम हुआ है। तो एक बहुत ही वेल ऑनेस्ट थॉटफुल प्रोसेस रहा है। तो इसलिए नेशनल स्ट्रैटेजी, आरबीआई ने बोला कि जब इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये नेशनल स्ट्रैटेजी अगर बनाई ना जाए तो शायद भारत इसमें पीछे भी रह जाएगा। तो फिर हमने यूपीआई बनाया। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन तब तक पॉसिबल नहीं है जब आपकी चीजें अफोर्डेबल नहीं हो। आप यूपीआई के थ्रू क्या करना चाहते हो? आप पूरे फाइनेंशियल मैकेनिज्म को अफोर्डेबल बनाना चाहते हो, आप उसको एक्सेसिबल बनाना चाहते हो, यानी कि लोग उसको आराम से यूज कर पाए। तो आप ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बना दो कि बहुत मुश्किल हो जाए उसको यूज करने के लिए, ठीक है? तो आपको अफोर्डेबल बनाना है, आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ना है। साथ ही साथ आप फाइनेंशियल इंक्लूजन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में लोन कैसे लेते हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचते हैं, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो। तो यू नीड टू मेक द पीपल अवेयर, आपको अवेयर भी कराना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो खेल ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत सारी चीजें, उसको अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, उसको आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात भी करनी है। अगर आप उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि वहां पे जो साइबर फ्रॉड है, जो सीनियर सिटीजन को जनरली टारगेट करते हैं, खासकर आजकल के टाइम में जहां पे हम लोग एजुकेटेड हैं, जो लिटरेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इवन दे आर क्वाइट वल्नरेबल व्हेन इट कम्स टू साइबर अटैक। आपको भी पता है कि अभी ये साइबर अरेस्ट वाला जो स्कैम चला, बहुत लोग इसके जाल में भी पड़ गए थे। खैर, तो ठीक है, ये नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन का कुछ पिलर्स है। हमें सबको प्रोवाइड करना है, यानी कि वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, ठीक है। हमें ये देखना है कि वो बहुत अफोर्डेबल हो, हमें लोगों को अवेयर करना है, उनके स्किल पे काम करना है, हमें उनको बेसिक चीजें देनी है। तो ये सारा हमारा मेन मकसद है इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का, पूरा कॉन्सेप्ट का, ठीक है। चलो, यहां तक समझ में आ गया? चलो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेस रेट, MCLR और एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ये सब क्या होता है। चलो ठीक है, अभी तक के लिए इतने ही रन देते हैं। थैंक यू सो मच। सो दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।